अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। हमने फर्स्ट ईयर के केपी बुक केमिस्ट्री का टेक्स्ट बुक शुरू किया हुआ है और आज हमारा दूसरा लेक्चर है। डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट लेक्चर फर्स्ट ईयर के पहले चैप्टर का किया हुआ है। आप लोगों ने वो वीडियो देखी होगी। हम आज इंशाल्लाह सेकंड लेक्चर की तरफ जाएंगे। अलहम्द कोचिंग एकेडमी से मैं ऑनलाइन हूँ, मेरा नाम ज़ीशान अली है। तो स्टूडेंट, आज हम मोल एंड एवेगेड्रो नंबर पे बात करेंगे। अगर आप लोगों को याद हो तो हमने स्टेकोमेट्री पे बात की थी और हमने कहा था कि स्टेकोमेट्री इज समथिंग रिलेटेड टू द मैथमेटिकल कैलकुलेशन। और मैथमेटिकल कैलकुलेशन में फिर रिएक्टेंट भी आए थे और साथ में प्रोडक्ट भी आए थे। तो फिर उन रिएक्टेंट का टोटल अमाउंट और प्रोडक्ट का टोटल अमाउंट उसको लिया जाता था नंबर ऑफ मोल में, नंबर ऑफ पार्टिकल में, इन अ टर्म ऑफ मास और इन अ टर्म ऑफ वॉल्यूम। तो इंशाल्लाह आज हम डिस्कशन करेंगे मोल पे और एवोगैड्रो नंबर पे। लेकिन डियर स्टूडेंट्स, बात ऐसी है कि मोल और एवोगैड्रो नंबर को समझने से पहले आपको कुछ टर्म्स क्लियर होने चाहिए, आपको कुछ कंसेप्ट क्लियर होने चाहिए। ठीक है, तो मोल और एवोगैड्रो नंबर को आज के इस लेक्चर में मैं डिफाइन नहीं करूंगा। लेक्चर नंबर 2, इस इंशाल्लाह लेक्चर नंबर 3 में मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को डिफाइन करूंगा। उनके नोट्स भी आपने बनाने हैं, लेकिन आज जो मैं कंसेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं उनके नोट्स आप मेरे साथ बनाएं, क्योंकि कभी कभी बोर्ड के पेपर में उससे भी शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज इंशाल्लाह मैं क्लियर करवाऊंगा आप लोगों को रिलेटिव एटॉमिक मास। यानी अगर आपको रिलेटिव एटॉमिक मास क्लियर नहीं है तो आप मोल एंड एवोगैड्रो नंबर के बारे में कुछ नहीं बता सकते हैं, उनका कंसेप्ट आप क्लियर कर ही नहीं सकते हैं। दैट्स व्हाई आई वांट टू क्लेरिफाई रिलेटिव एटॉमिक मास। और ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आता है, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेटिव एटॉमिक मास। ठीक, अच्छा। सिमिलरली मॉलिक्यूलर मास क्या होता है, ग्राम एटम क्या होता है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या होता है और ग्राम फार्मूला यूनिट मास क्या होता है। यानी मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को पढ़ने से पहले मेरे हर एक स्टूडेंट को यह पता होना चाहिए कि व्हाट डज मीन बाय दीज टर्म्स, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास क्या होता है। तो इन सारे टर्म्स को पढ़ने के बाद आप लोग क्लियर होंगे मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ। जब आएंगे तो आप लोग इन टर्म्स पे क्लियर होंगे, तो इन टर्म्स को समझने के बाद आप मोल एंड एवोगैड्रो नंबर को आसानी से समझ सकते हैं। सो आज जो मेरा पहला टॉपिक है वो है रिलेटिव एटॉमिक मास, और मैंने रिलेटिव एटॉमिक मास पे बातें करनी है। इसका शॉर्ट क्वेश्चन आता है और ये आपका जो टेक्स्ट बुक के अंदर जो हेडिंग है मोल एंड एवोगैड्रो नंबर का, उसके पैराग्राफ के अंदर ही ये टॉपिक है। तो आप अपना बुक ओपन करें और अपने सामने रखें और अपने नोट्स बनाइएगा मेरे साथ, डिफिनीशन वगैरह सब कुछ आपने लिखना है। ठीक, तो मैं सबसे पहले चलते हैं रिलेटिव एटॉमिक मास पर। राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द रिलेटिव एटॉमिक मास, इस तरह से शॉर्ट क्वेश्चन आता है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमारे पास है रिलेटिव एटॉमिक मास। रिलेटिव एटॉमिक मास के नाम से ही जाहिर है कि एटॉमिक मास, यानी स्टूडेंट आपके पास एटम के मास की बात होगी। कितने एटम की? एक एटम की मास की बात होगी और इसको रिलेट किया जाएगा किसी और एटम के मास के साथ। यानी रिलेटिव एटॉमिक मास, जब आप शॉप पर जाते हैं तो शॉप पे जब आप कोई चीज खरीदने जाते हैं तो वहां पर आपने देखा होगा कि वो, यानी फॉर एग्जांपल आप वहां से एप्पल खरीदने जाते हैं तो वो एप्पल को रिलेट करता है किसी चीज के साथ। तो सिमिलरली अगर हमने एटम का मास मालूम करना है तो एटम को किसी चीज के साथ रिलेट करना है। अब ऐसे तो नहीं कर सकते हैं कि एटम को शॉप में लेकर जाएं, शॉप में वहां पर वो सिक्का जो है उसको एक साइड पर रख लें, 1 ग्राम वाला, ऐसे नहीं कर सकते। यानी अगर हम एटम का मास मालूम करेंगे, एटॉमिक मास, एटॉमिक मास, अगर हम एटम का मास मालूम करेंगे, एटॉमिक मास, तो उनको किसी और एटम के मास के साथ कंपेयर करेंगे तो तब हमें जो मास मिलेगा उसके लिए हम वर्ड यूज करेंगे रिलेटिव एटॉमिक मास। उनके लिए हम क्या वर्ड यूज करेंगे? रिलेटिव एटॉमिक मास। सो रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन कैसे करते हैं? तो इसका सबसे पहला हेडिंग हमारा होगा डिफिनीशन। तो इसका डिफिनीशन इस तरह से है डियर स्टूडेंट्स, हम इसको डिफाइन ऐसे करते हैं, डिफिनीशन। डियर स्टूडेंट्स, रिलेटिव एटॉमिक मास को हम कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज द मास ऑफ वन एटम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आपके पास कोई एलिमेंट है, वन एटम ऑफ एलिमेंट कंपेयर्ड विद द मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12, मास ऑफ 1/12 ऑफ कार्बन 12। अच्छा जी, अब हमारे पास इस तरह से है कि रिलेटिव एटॉमिक मास को हम डिफाइन करते हैं। यानी हम एक एटम लेंगे किसी भी एलिमेंट का, फॉर एग्जांपल आप ऑक्सीजन का उठा लें, आप हाइड्रोजन का उठा लें, आप कार्बन का उठा लें, किसी भी एक एलिमेंट, पीरियोडिक टेबल के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें से किसी भी एलिमेंट का आप एक एटम उठा लें
और उसको कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करें तो इसको हम क्या बोलते हैं, रिलेटिव एटॉमिक मास। सर समझ नहीं आ रहा है, कार्बन के 12वें हिस्से के साथ कंपेयर करें, इसका क्या मतलब है, ये मैंने आज आप लोगों को समझाना है। डिफिनीशन आप जस्ट अपने साथ लिख लें, समझ अभी आने वाला है। तो स्टूडेंट अगली बात यह है कि व्हाट इज द यूनिट ऑफ रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी आपके पास मास के यूनिट होते हैं, जिस तरह के ग्राम है, किलोग्राम है, तो रिलेटिव एटॉमिक मास जो है इसका यूनिट क्या है, तो इसका यूनिट जो है डियर स्टूडेंट्स वो है AMU, यानी AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट, यानी AMU स्टैंड फॉर एटॉमिक मास यूनिट। ओके डियर स्टूडेंट्स, एटॉमिक मास यूनिट, यानी अगर आपसे कोई पूछे एमसीक्यूज वगैरह में कि रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट क्या है तो वो है AMU, यानी एटॉमिक मास यूनिट। अब एटॉमिक मास यूनिट को कैसे डिफाइन किया जाता है, इन सारे डिफिनेशन को 1/12 इनको डिफाइन करने से पहले मैं आप लोगों को यहां एक डायग्राम से बताने की कोशिश करूंगा ताकि आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। बाकी ऐसी बात नहीं है, न मैं एक एटम देख सकता हूं, न मैं उससे वेट कर सकता हूं, बट आई विल ट्राई, मैं ट्राई करूंगा कि आप लोगों को समझ में आ जाए। आई विल ट्राई, मैं ट्राई करने की कोशिश करता हूं। अब देखें, मैंने यहां पे उठा लिया है कार्बन का एक एटम, उसको 12 पार्ट में डिवाइड कर देता हूं। कार्बन का एक एटम हमने उठा लिया और उसको हमने 12 पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, 12 पार्ट, तो 1 2 3। अच्छा जी, तो मैं आपको यह समझा रहा था कि मैंने कार्बन का एक एटम उठाया है और इसको मैंने 12 पार्ट में डिवाइड किया है, यानी मैंने कार्बन 12 का एक एटम उठाया, उसको मैंने 12 पार्ट में आपके सामने डिवाइड किया। अभी आपको समझ आने वाला है, अभी आपको समझ आ जाएगा कि मेरा मतलब क्या है, व्हाट डज मीन बाय 1/12 ऑफ कार्बन, ये अभी आपको यहां समझ आने वाला है। जस्ट आप यहां पे समझें, और ये रियल में से वो था नहीं है, ये मैं जस्ट आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूं, क्योंकि एक एटम ना हम देख सकते हैं ना वेट कर सकते हैं। तो स्टूडेंट, इन 12 पार्ट में से मैंने इस एक पार्ट को जो मैं व्हाइट करने जा रहा हूं, इसको मैंने उठाया और इसको मैंने यहां बाहर रख दिया, ठीक है, इसको मैंने यहां बाहर रख दिया। अब इसको मैं क्या बोलता हूं, इसको मैं बोलता हूं दिस पार्ट इज 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ द कार्बन 12, यानी कार्बन 12 के जो 12 हिस्से थे, इनमें से मैंने एक हिस्से को बाहर रख दिया और इसको मैंने बोल दिया 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन 12 बाई मास, और इसको हम क्या बोलते हैं, AMU। यानी आप आज डिफाइन करेंगे कि व्हाट डज मीन बाय AMU। AMU क्या है, तो ये जो 12 पार्ट है ना, इनमें से एक पार्ट जो मैंने बाहर रखा है, एक्चुअली ये एक AMU कहलाता है, ये एक AMU होता है, ठीक है। अब AMU क्या है, AMU एटॉमिक मास यूनिट इज डिफाइंड एज 1/12, यानी 12 पार्ट में से 12 पार्ट में से जो 1 पार्ट है, द मास ऑफ एन एटम ऑफ कार्बन 12। समझ आ रहा है, यानी कार्बन 12 जो है इनका सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट, यानी 12 में से एक पार्ट जो है, उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं AMU, उनको हम क्या बोलते हैं, AMU। या इसको हम ऐसे डिफाइन करते हैं 1/12 पार्ट बाई मास ऑफ द कार्बन 12 इज कॉल्ड AMU। दोनों डिफिनेशन आप अपने नोट्स में लिख लें। तो अब इस तरह से है कि अब आना है रिलेटिव एटॉमिक मास की तरफ, कि सर फिर हम रिलेटिव एटॉमिक मास को कैसे डिफाइन करेंगे, अभी आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेट्स से मेरे पास एक बैलेंस है, एक्चुअली ये प्रोसेस होता मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर, ये प्रोसेस जो पूरा प्रोसेस होता है ये मास स्पेक्ट्रोमेट्री के अंदर होता है, लेकिन मैं जस्ट आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये मेरे पास एक बैलेंस है, बैलेंस पर इस साइड पर मैंने रख दिया ऑक्सीजन एटम, और इसको मैं मेजर कर रहा हूं, इसका मैं रिलेटिव एटॉमिक मास मालूम कर रहा हूं कि ऑक्सीजन का रिलेटिव एटॉमिक मास क्या है। तो इसको मैं कंपेयर करूंगा कार्बन 12 के साथ, लेकिन कार्बन 12 के कौन से हिस्से के साथ, 1/12 ऑफ कार्बन 12, और 1/12 ऑफ कार्बन 12 किधर है, ये है, यानी AMU, छोटा सा AMU। अब मैं एक काम करता हूं, मैं AMU को उठाता हूं, यहां पर मैंने AMU रख दिया, एक AMU ये वाला हिस्सा। अब दूसरा AMU रखूंगा, ये स्टील ऑक्सीजन बारी है, तीसरा रख दिया स्टील ऑक्सीजन बारी है, चौथा रख दिया स्टील ऑक्सीजन बारी है, ऐसे रखता रहूंगा जिस फिगर पर, यानी मैंने यहां पर 8 रख दिए, 8 और रखूंगा तो दोनों साइड पर, यानी 8 AMU यहां पे रखूंगा तो दोनों साइड पर बैलेंस
हो जाएगा आपका बैलेंस जो है, यानी मैंने यहां पर 16 AMU रख दिए, मैंने यहां पर 16 ये वाले छोटे छोटे यूनिट रख दिए, तो मेरा बैलेंस जो था वो क्या हो गया, सेम हो गया, दोनों साइड पर एक भी बारी नहीं था। तो इस तरह से मैंने कहा कि ऑक्सीजन का जो मास है वो कितना है, 16 AMU है। इसको मैंने कंपेयर किया किसके साथ, कार्बन 12 के साथ। लेकिन कार्बन 12 के कौन से यूनिट के साथ कंपेयर किया डियर स्टूडेंट्स, कार्बन 12 के 1/12 यूनिट, यानी आसान अल्फाज में कार्बन 12 के AMU के साथ कंपेयर कर दिया। AMU क्या है, कार्बन के 12 हिस्सों में से एक हिस्सा, उसको हम क्या बोलते हैं, AMU। सिमिलरली अगर हम यहां पे कार्बन रखें, अगर हम यहां पे कार्बन रखें, तो कार्बन को बैलेंस करने के लिए, कार्बन को बैलेंस करने के लिए हमारे पास, अगर हम यहां पे कार्बन रखें, तो कार्बन को डियर स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए हमें यहां पर 12 AMU रखने होंगे, और एज ए रिजल्ट ये बैलेंस जो है दोनों साइड पर क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो कार्बन का जो मास है वो 12 AMU है, यानी मुझे 12 छोटे छोटे हिस्से रखने होंगे। तो सिमिलरली हाइड्रोजन, और अगर हाइड्रोजन मुझे करना है तो बैलेंस के दूसरे साइड पर मुझे 1 AMU, ऑलमोस्ट का वर्ड इस्तेमाल करता हूं, 1 AMU रखना होगा। तो होपफुली आप लोगों को यह समझ आ चुका होगा कि 1 AMU का मतलब क्या है एंड 1/12 पार्ट ऑफ कार्बन का मतलब क्या है। अब स्टूडेंट यहां पर एक क्वेश्चन आता है, इसके बाद जो हमारी बात है वो है पॉइंट, हम यहां पर ये लिख लेंगे, इसका आप लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लें, शाबाश। ये जो मैंने आप लोगों को अभी बताया है इसका आप लोग जरा सा स्क्रीनशॉट लीजिएगा, ये जो आप लोगों को मैंने समझाने की कोशिश की है। अब ऐसे है डियर स्टूडेंट्स कि हमारे पास नोट कीजिएगा, अगला पॉइंट है मास स्पेक्ट्रोमीटर एक मशीन है यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ द रिलेटिव एटॉमिक मास, यानी रिलेटिव एटॉमिक मास को जब भी हम मेजर करते हैं तो उसको हम किसके जरिए से मेजर करते हैं, मास स्पेक्ट्रोमीटर के जरिए से मेजर करते हैं। और रिलेटिव एटॉमिक मास का एक एमसीक्यूज भी आता है, यानी 1 AMU ये एक यूनिट है, मास का यूनिट है, और रिलेटिव एटॉमिक मास का यूनिट है इज इक्वल टू, तो अगर आप नीचे सोचें तो ग्राम है, किलोग्राम है और मिलीग्राम है, इनमें इसका वैल्यू गिवन है, यानी AMU भी मास का यूनिट है, और ये जो नीचे दिए गए हैं ये भी मास के यूनिट में दिए गए हैं। तो 1 AMU कितने ग्राम के बराबर होता है, कितने किलोग्राम के बराबर होता है, या कितने मिलीग्राम के बराबर होता है। तो इस MCQs का आंसर ये है डियर स्टूडेंट्स के ऑल ऑफ दिस। अभी आपके माइंड में एक क्वेश्चन आएगा कि सर ये कैसे है, प्रूफ करें। तो इसको इंशाल्लाह हम मोल जब पढ़ लें तो मोल के बाद इंशाल्लाह मैं आप लोगों के लिए प्रूफ भी कर लूंगा, इसी MCQs पे दोबारा आ जाएंगे और प्रूफ कर लेंगे। स्टिल आपको जस्ट इतना याद करना है कि 1 AMU इज इक्वल टू 1.66 क्रॉस 10⁻⁻24 ग्राम, -24 ग्राम। अब नीचे किलोग्राम में जाएंगे तो जस्ट इस फिगर को चेंज नहीं करेंगे, 1.66 1.66 1.66, तीनों में 1.661 1.661, जस्ट इसको चेंज कर रहे हैं, -24 को -27 पर लेकर गए हैं, यानी इसको कम किया है क्योंकि हम ग्राम को किलोग्राम में ला रहे हैं। यानी ये सब सब ऑल ऑफ दीज आ रहा है, सारे सेम है, जस्ट यूनिट चेंज होता है, तो यूनिट चेंज होने से 10⁻⁴ भी किया होता है, चेंज होता है। ये मैं ये बताना चाहता हूं कि जस्ट इस MCQs को आप अपनी नोट्स में अभी डाल दें, इंशाल्लाह मोल पर जब हम पहुंच जाएंगे, मोल आप सीख लेंगे, तो इसका मैं प्रूफ भी करवा दूंगा कि ये किस तरह बराबर होता है। अब स्टूडेंट्स इस तरह से है कि हमारे पास एक क्वेश्चन इसमें उठता है, अगला है वाई कार्बन 12। ये अक्सर ये भी कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन का हिस्सा हो जाता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन द relative atomic mass and why carbon 12 is taken as a standard, यानी कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है, स्टैंडर्ड यानी कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है, यह क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है कि व्हाई कार्बन 12, यानी इतने ज्यादा एलिमेंट्स हैं तो कार्बन 12 को क्यों लिया गया है। माइंड में आता है ना कि रिलेटिव एटॉमिक मास को मालूम करने के लिए और एलिमेंट का मास कार्बन 12 से क्यों रिलेट किया जाता है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, उसके साथ रिलेट किया जाता है। तो इसके 3 रीजन है। सबसे पहला रीजन ये है कि ये जो है आपके पास ये स्टेबल है, सबसे पहला रीजन ये है कि इट इज स्टेबल, ये जो कार्बन 12 आइसोटोप है ये स्टेबल है। दूसरा रीजन इसका ये है डियर स्टूडेंट्स, दूसरा रीजन इसका ये है डियर स्टूडेंट्स कि इसका जो रिलेटिव एबंडेंस है, रिलेटिव एबंडेंस जो है
रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन 12 जो है, रिलेटिव एबंडेंस ऑफ कार्बन 12 जो है वो 98.89% है। यानी इसका रिलेटिव एबंडेंस भी ज्यादा है। ये वैसी जाहिर बात है कि जो स्टेबल होता है वो ज्यादा भी पाया जाता है। तो ये जो आइसोटोप है, कार्बन के 3 आइसोटोप है, कार्बन 13 है, कार्बन 12 है, कार्बन 14 है। तो कार्बन 12 जो है उसका रिलेटिव एबंडेंस जो है वो काफी ज्यादा है, काफी आसानी से ये अवेलेबल होता है, स्टेबल भी है। और तीसरी बात यह है कि इसका जो आपके पास मास नंबर है, जो एटॉमिक मास है, वो होल नंबर में अवेलेबल है, यानी पॉइंट्स में नहीं है, यानी 12.001 एंड सो ऑन इसमें नहीं है, क्योंकि इसमें 6 कार्बन, 6 प्रोटॉन, 6 न्यूट्रॉन एंड 6 इलेक्ट्रॉन है। तो तीसरी वजह ये भी है। तो ये भी आप अपने नोट्स में सीक्वेंस वाइज आ जाएं, रिलेटिव एटॉमिक मास का डिफिनीशन, उसका यूनिट, उसको कैसे मेजर किया जाता है, उस यूनिट का मतलब क्या है। फिर ये एक एमसीक्यूज हो गया। सो अगला क्वेश्चन है व्हाई कार्बन 12 इज टेकन एज अ स्टैंडर्ड। कार्बन 12 को एज अ स्टैंडर्ड क्यों लिया गया है? तो इसका वजह हमने आपको बता दिया कि कार्बन 12 जो है ये काफी स्टेबल है। और दूसरी वजह यह है कि इसका रिलेटिव एबंडेंस जो है कार्बन 12 का अदर आइसोटोप्स में से यानी वो क्या है, काफी ज्यादा है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। रिलेटिव एटॉमिक मास आप लोगों को समझ आ चुका होगा। एक पॉइंट याद रखिएगा, इट इज यूज्ड फॉर ओनली वन एटम। सर क्या मालिक्यूल्स के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस, आप मालिक्यूल के लिए भी कैलकुलेट करें। फॉर एग्जांपल सर ये आपके पास है H2O। H2O हमने कहा कि किसी भी एलिमेंट के एक एटम को ले लें और उसको कार्बन 12 से कंपेयर करें। सो दिस इज कॉल्ड रिलेटिव एटॉमिक मास। अब स्टूडेंट किया सर मालिक्यूल के लिए भी हम इसको कैलकुलेट कर सकते हैं? यस कर सकते हैं। वो हम सिंपल एडिशन करते हैं। यानी फॉर एग्जांपल हाइड्रोजन का जो है वो है 2 AMU प्लस प्लस ऑक्सीजन का जो है वो है 16 AMU। इनको प्लस करके हमारे पास वाटर मॉलिक्यूल का जो आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 18 AMU। 18 AMU वाटर के मॉलिक्यूल का मास है। तो अब सवाल यहाँ पे ये उठाया जाता है कि वहां पर हम बार बार बात कर रहे थे वन एटम वन एटम वन एटम, क्या यहाँ पर वाटर का मॉलिक्यूल एक होगा? यस, वाटर का मॉलिक्यूल भी एक होगा अगर उसका यूनिट AMU था। यानी कभी कभी क्वेश्चन दे देते हैं, बोलते हैं कि 18 AMU इज अ मास ऑफ वाटर, हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स आर देयर? सो ओनली वन मॉलिक्यूल, ओनली वन मॉलिक्यूल। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो AMU जहां भी आता है वो एक मॉलिक्यूल या एक एटम के लिए होता है। ठीक, अच्छा अब आगे बढ़ते हैं। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें और आगे बढ़ते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, सो आगे हमारे पास है ग्राम एटम, ग्राम मॉलिक्यूलर मास एंड ग्राम फार्मूला यूनिट। स्टूडेंट इस तरह से है कि हमारे पास एक कंसेप्ट आया, वाई ग्राम कंसेप्ट। ये भी सवाल आता है और शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत बार आया हुआ है कि रिलेटिव एटॉमिक मास जो था एक एटम के लिए, उसको थोड़ा सा साइड लाइन करते हैं। साइड लाइन ऐसे करते हैं, हम ग्राम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं, ग्राम कंसेप्ट की तरफ चलते हैं। और ये अक्सर क्वेश्चन में भी आता है, व्हाई साइंटिस्ट यूज द ग्राम कंसेप्ट इन अ केमिस्ट्री, यानी व्हाई दे यूज ग्राम एटम, व्हाई दे यूज ग्राम मॉलिक्यूलर मास, व्हाई दे यूज ग्राम फार्मूला यूनिट मास। सर ये किया है, ये अभी आप लोगों को समझ आ जाएंगे कि ग्राम एटम क्या है, ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्या है, ग्राम फार्मूला यूनिट क्या है, ये तो अभी समझ आने वाला है। लेकिन इससे पहले सर वो रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट ठीक था ना, आसानी से कर सकते थे, तो ये ग्राम कंसेप्ट कहां से आ गया? सवाल ये आता है व्हाई ग्राम कंसेप्ट, ग्राम कंसेप्ट क्यों आया है, शॉर्ट क्वेश्चन में आता है। यानी अब हमने रिलेटिव एटॉमिक मास को छोड़ा, उसको साइड लाइन लगा लिया और हम चल रहे हैं ग्राम एटम या ग्राम मॉलिक्यूलर मास या ग्राम एटॉमिक मास, इस पे हम चल रहे हैं। यानी ग्राम का कंसेप्ट क्यों आया? हम डायरेक्ट ग्राम कंसेप्ट पे क्यों चले गए? ग्राम कंसेप्ट पे हम इसलिए चले गए हैं, मैंने यहाँ पर आंसर लिखा भी है कि डियर स्टूडेंट्स इस तरह से है कि रिलेटिव एटॉमिक मास सिर्फ एक एटम के लिए था या एक मॉलिक्यूल के लिए था। तो याद रखिएगा एक एटम बहुत ज्यादा छोटा होता है, उससे ना हम देख सकते हैं ना हम उससे वेट कर सकते हैं, यानी नेकेड आई से उससे नहीं देखा जा सकता है, ना उससे वेट किया जा सकता है किसी डिजिटल बैलेंस के जरिए से। ऐसा डिजिटल बैलेंस नहीं है कि हम एक एटम को उठा के वहां क्या करें, वहां पर हम इसको वेट करें। सो रिलेटिव एटॉमिक मास का कंसेप्ट यहाँ पे थोड़ा सा साइड लाइन हो जाता है, क्योंकि वो एक एटम के लिए है, एक मॉलिक्यूल के लिए। तो यहाँ पे आता है ग्राम कंसेप्ट। ग्राम कंसेप्ट
क्या ये एक एटम के लिए होगा या एक मॉलिक्यूल के लिए होगा? नो, ये फॉर द लार्ज नंबर ऑफ पार्टिकल्स के लिए होगा, लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, लार्ज नंबर ऑफ एटम्स, लार्ज नंबर ऑफ फार्मूला यूनिट्स के लिए ये होगा। तो दैट्स व्हाई देयर इज अ नीड ऑफ द ग्राम कंसेप्ट। ठीक है, अभी हम स्लोली एंड ग्रेजुअली मोल एंड एवोगैड्रो नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं। यानी जब हम ग्राम कंसेप्ट पढ़ लेंगे तो ग्राम कंसेप्ट के अंदर एक मॉलिक्यूल नहीं होगा, उसमें लार्ज नंबर होंगे। कितने होंगे? एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे। तो इट मींस कि हम एवोगैड्रो नंबर की तरफ बढ़ रहे हैं, और अगर एवोगैड्रो नंबर के बराबर होंगे तो एवोगैड्रो नंबर ही तो मोल है, तो उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। लेकिन पहले इस शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर देते हैं। फॉर अ केमिस्ट देयर इज अ नीड ऑफ ग्राम एटम मास, यानी ग्राम एटॉमिक मास, यानी आपके पास जो एलिमेंट्स, उनका आप मास जो है वो ग्राम के टर्म में लेंगे, ग्राम के कंसेप्ट में लेंगे या ग्राम की यूनिट में लेंगे। ठीक, अच्छा, ग्राम फार्मूला यूनिट मास फॉर आयनिक सब्सटेंस। आयनिक सब्सटेंस जो होंगे उनका मास जो है आयनिक सब्सटेंस का मास, इंशाल्लाह डियर स्टूडेंट्स, आप आयनिक सब्सटेंस का मास जो है वो ग्राम फार्मूला यूनिट मास में लेंगे। और ग्राम मालिकुलर मास जो है ये फॉर द मॉलिक्यूल्स, यानी जो मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होता है, इनके लिए आप ग्राम मालिकुलर मास का कंसेप्ट यूज करेंगे, और इसको हमने एक्सप्लेन भी करना है। यानी साइंटिस्ट को यह जरूरत है कि वो एटम का मास ग्राम में ले लें, किसी आयनिक सब्सटेंस का मास ग्राम में ले लें, किसी मॉलिक्यूल का मास ग्राम में ले लें। क्यों क्यों? because the weight of a single particle is very small, like एक एटम का वेट बहुत ज्यादा स्मॉल है। like for an atom mass is 10 raised to the power माइनस 21 से लेकर टू द 10 raised to the power माइनस 24 ग्राम तक होता है। यानी इतना कम मास है, इतना कम मास होता है एक एटम का, जिसको हम किसी भी डिजिटल बैलेंस से हम वेट नहीं कर सकते हैं। एंड सिंगल पार्टिकल यानी सिंगल एटम कैन नॉट बी सीन, और उसे हम देख भी नहीं सकते हैं। देयरफॉर साइंटिस्ट नीड टू इंट्रोड्यूस द ग्राम कंसेप्ट। तो क्या ग्राम के अंदर एक पार्टिकल होगा? नो, उसके अंदर ज्यादा होंगे। कितने होंगे वो तो हम स्लोली एंड ग्रेजुअली आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे पास ये था अबाउट द ग्राम कंसेप्ट की जरूरत क्यों है। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम अपलोड करने जा रहे हैं व्हाट इज ग्राम एटम, व्हाट इज ग्राम फार्मूला यूनिट मास, व्हाट इज ग्राम मॉलिक्यूलर मास। और इन तीनों को डिफाइन करने के बाद मैं एक लाइन में या दो लाइन में आप लोगों को एक्सप्लेन करके दूंगा कि मोल क्या है एंड एवोगैड्रो नंबर क्या है। तो हमारा ये टॉपिक यहीं पर खत्म हो जाएगा। अगली 3rd नंबर वीडियो का वेट कीजिएगा, मैं अभी बनाने जा रहा हूँ। इसको आप देखें, अपने नोट्स बनाइएगा। बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह नेगहबान।